वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। आज 23 अगस्त था, यूपीपी का री एग्जाम प्रारंभ हो चुका है। आज के पेपर देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष हैं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी तैयारियों का उपयोग पेपर में दिया। आपके कमेंट भर भर के आए, अच्छा लगा देख करके कि आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी बच्चों के साथ है जिनका पेपर 31 अगस्त तक है, तो हम सभी लोग उनके लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं और सभी उन शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए जो अभी हो चुके हैं और जिनके लिए उपयोगी है, जिनका पेपर अभी 24 को है, 25 को है, 30 को है, 31 को है, उन सभी के लिए कंबाइन इफर करने चल रहे हैं, जिसमें हम आज के दोनों शिफ्ट की एनालिसिस यहां पर एक साथ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अर्थात मैथ्स का सेशन जो पहले शिफ्ट में हुआ था उनके सभी प्रश्नों का सलूशन आप देखिए, और जो दूसरे शिफ्ट में हुआ था उसका भी हम सलूशन आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर शिफ्ट 1 को कवर करने चल रहे हैं, तो शिफ्ट 1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट 2 जैसे कंप्लीट होगा उसका भी सलूशन हम लोग आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे, फिर उसी तरह से इसकी एनालिसिस जैसे इसकी हो रही है वैसे उसकी भी एनालिसिस हो जाएगी। तो सभी बच्चे जो आगे कल से पेपर देंगे उनके लिए सेशन अत्यंत उपयोगी है, अच्छा है। आपने पेपर का पैटर्न देखा था, पेपर अपने हिसाब से जैसे बनना चाहिए था उस हिसाब से बनाया गया था। एकदम से आप वो सोचिए कि जो हम लोग यहाँ पर कहें, जो चीजें दिखाई दिया जाए वही आपको दिख जाए, तो पेपर का अर्थ ही क्या होता है। पेपर मतलब एकदम 100% सीक्रेट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो किसी के इधर उधर दिमाग से सेट ही ना हो पाए। हालांकि हम लोगों ने अपने पढ़ाने लिखाने में बहुत चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट किया है, डीआई को भी बहुत अच्छे से सेट किया है, अरिथमेटिक पार्ट को भी अच्छे से सेट किया है। पेपर बनाने वाले ने जिस हिसाब से पेपर बनाया उसके हिसाब से हम लोग सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिएगा तो आपको बहुत ही लग जाएगा कि बहुत चीज़ें हमने पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत की चीज़ों को देखा है। तो देर ना करते हुए एनालिसिस शुरू करते हैं। यूपीपी री एग्जाम मैथ्स का फर्स्ट शिफ्ट हम कंप्लीट करने चल रहे हैं। आप मेरे साथ फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को एक एक करके कवर करिए और इसका पूरा सलूशन ध्यान से देखिएगा। आपको जो प्रश्न समझ में आया हो, जो आपने कर लिया, अगर मान लीजिए आज के शिफ्ट का जो आज पेपर दिए वो लोग कोई देख रहे हैं तो हमें आंसर बताते चले, और जो तैयारी कर रहे हैं मतलब कल के पेपर की, परसों के पेपर की, 30 के पेपर की, 31 के पेपर की, वो लोग भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना अटेंशन, अपनी प्रेजेंस को दिखाते रहें, कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहें, तो इससे हम आपकी कनेक्टिविटी को भी फील करते रहें। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत होती है, स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। ये दूसरा ही प्रश्न था पेपर का। आप जैसे जानते हैं कि यूपीपी का नेचर है कि पूरे पेपर से 150 प्रश्नों में आप ढूंढ के देखिए तो मैथ के प्रश्न अलग अलग बिखरे पड़े होते हैं। उसी आधार पर दूसरा ही प्रश्न शुरू हुआ जहां पर लिखा है P इज ग्रेटर देन, आप ध्यान से देखिएगा, P इज ग्रेटर देन Q है। इसका मतलब है कि लिखा जाएगा P स्क्वायर प्लस Q क्यूब। दूसरी तरफ यहां पर अगर P लेस देन Q है तो लिखा जाएगा P क्यूब माइनस Q स्क्वायर। इस आधार पर इसने हमको एक स्टेटमेंट दिया और उसका सलूशन कहा करने को, 1 ग्रेटर देन 2 है पहले ब्रैकेट में और लेस देन 3 है, इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन वाला पैटर्न लगेगा। इस तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रकार का पैटर्न बना दिया जाता है और कहा जाता है इस तरह का जब भी जिसके साथ रिलेशन हो आपको इसको ऐसे डील करना है। तो मैंने एक को माना P और 2 को माना इस कंडीशन में Q, और यहां पर तुरंत कहा कि a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। यहां पर 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब यह मान 9 हो गया। अर्थात इस ब्रैकेट से हमको क्या प्राप्त हो गया, 9। और 9 देखा कि लेस देन, मतलब 9 अगर देखा जाए लेस देन, अर्थात यहां पर प्रेजेंट कैसे किया है, जैसे यहां पर देखिए 9, अब यहां पर देखिएगा लिखा है लेस देन 3, मतलब इस हिसाब से लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब वैल्यू यहां पर लिखी हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जैसा इसने कहा है P क्यूब माइनस Q स्क्वायर करना। अब इसको P मानिए और इसको आप लोग क्या मानिए, Q मानिए। तो P का मान है मतलब 9 का क्यूब कर दीजिए, माइनस आप 3 का वर्ग कर दीजिए। 9 का क्यूब होता है 729, ध्यान से देखते हैं, 9 का क्यूब 729 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटा दिया 720 आंसर आएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 720 होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। आप सभी लोगों ने अगर डी ऑप्शन इसके लिए प्रेफर किया था तो एकदम करेक्ट सोल्यूशन आपने बनाया था, अच्छे से इसको हल भी किया था। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से चीजों को पैटर्न करिए, समझिए, मिलाइए और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाइए। मैंने इस तरह के वेन डायग्राम के बहुत सारे प्रश्नों को आपको करवाए थे। यह प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा तो आपको यह एकदम कनेक्ट होता दिखेगा, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से मैच करता ही दिखेगा। प्रश्न क्या है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं
70 विद्यार्थी इंडोर गेम, घर के अंदर के गेम खेलना पसंद करते हैं। 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलना पसंद है। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलना पसंद है तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद हैं। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों का भी, यहाँ पर ना भी लिखें तो भी हम वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे। हम 3 डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे सर्कल के माध्यम से। एक हमने बना दिया सपोज करिए वीडियो गेम का, एक हमने इंडोर गेम का और साथ में हमने एक बना दिया आउटडोर गेम का। ये आपका देखिए वीडियो गेम है, ये आपका इंडोर गेम है, इंडोर को देखिए ऐसे लिख दिया, ये आउटडोर गेम है, ऐसे हमने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन कैसे दी, 140 को भी दिमाग से निकाले रहिए। 60 विद्यार्थी यहाँ पर क्या है जो कि वीडियो गेम खेलते हैं, 70 विद्यार्थी जो है इंडोर गेम खेलते हैं और 75 विद्यार्थी जो है आउटडोर गेम खेलते हैं। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देखिए। अब यहाँ पर जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए तो कुछ बातें डायग्राम की आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे अगर ए आंकड़ा, जैसे इसने अगली लाइन देखिए कहा इसके अतिरिक्त 30 इंडोर और आउटडोर का आंकड़ा ए है, इसको पूरा देखिए तो 30 है, ये पूरा 30 है, करेक्ट है। इसके आगे चलिएगा 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम, वीडियो गेम और आउटडोर गेम को देखा जाए तो ये आंकड़ा आपका वीडियो गेम और आउटडोर का है, तो यह 18 की संख्या इसकी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसने कहा 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम पसंद है, तो 42 का आंकड़ा ए वाला हो जाएगा, तो यह संख्या आपकी 42 हो गई। अब इसके बाद इसने कहा कि 8 ऐसे है, पढ़िए देखिए, 8 को सभी गेम पसंद है सभी प्रकार के, तो यहाँ पर 8 प्रेजेंट हो जाएगा। अब 8 जैसे ही प्रेजेंट होगा इसने हमसे पूछा गया कि हमें उन छात्रों की संख्या बतानी है जो केवल आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, उनकी संख्या को बताना है, अर्थात मुझे इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। अगर ये पूरा आंकड़ा 18 है, 18 में से 8 निकाल दीजिए तो यह 10 हो जाएगा। अगर यह पूरा आंकड़ा आपका 30 है तो 30 में से 8 निकाल देते यह 22 हो जाएगा। अब इस आधार पे आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, इस आधार पे हम लोगों को यहाँ पर इसकी संख्या अगर निकालनी, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोरा 75 के बराबर है, 22 8 30 होता है, 30 10 40, अगर 40 हम 40 निकाल देते हैं 35 से तो यह संख्या हमको प्राप्त होगी 75 माइनस 40 होगा जो कि 35 के बराबर हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना होगा, 35 होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पाई चार्ट का प्रश्न है। पाई चार्ट देखिए आपने किस तरह से उसने अपने रूप को बदला। जो पहले पाई चार्ट का पैटर्न होता था 19 तक के पेपर में, उसी तरह का पैटर्न इस बार दिया है। हालांकि उसने 24 में जब फरवरी का पेपर हुआ था उस समय एक फिगर पर 5 प्रश्न पूछे थे, लेकिन मैं फिर भी आपको डाउट दे रहा था। मैंने जब मैराथन लिया था डीआई का तो मैंने उसमें स्पष्ट किया था कि हो सकता है कि एक फिगर पर एक प्रश्न आए, और ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी वही चीज वही पैटर्न आपको देखने को मिला है। मैंने मैराथन में हर फिगर से 5-5 प्रश्न कराए थे, संभवतः उसका उपयोग आपको देखने को मिल रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट का परीक्षा के लिए नामांकित विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों, विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों, नामांकित अभ्यर्थियों में से वितरण दर्शाते हैं। ये नामांकित अभ्यर्थी हैं 8550 इनकी संख्या है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 5700 हैं। अलग अलग जो यहाँ पर विद्यालय दिए गए, संस्थान दिए गए, संस्थानों का नाम अलग अलग है। देखिए आप देख पा रहे होंगे PQREST UB या BX करके ऐसे संस्थान हैं, जिनमें जो नामांकित छात्र है, जैसे इसमें 22% है, इसमें 15%, इसमें 10%, इसमें 17%, 8, 12 और 16%। अब अगर मान लीजिए कुल 5700 अभ्यर्थी पास हुए हैं तो उसमें से P में कितने परसेंट पास हुए हैं, 18, Q में 17, R में 13, इस तरह से अलग अलग पास हुए हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि संस्थान यस और पी से उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण के लिए मुझे इधर आना होगा, तो और किस किस संस्थान को देखना होगा, यस को देखना होगा और पी को। जोड़ के देखिए 18 और 16 मिलके 34% होता है। 34% है, 34/100 कर दीजिए, गुणे आप कर दीजिए 5700, 0 0 खत्म हो जाएगा। 34 का 57 से गुणा कर डालिए, 34 का 57 से गुणा कर लीजिए तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चाहे ऐसे लिखिए 34 गुणे 60 माइनस 3 कर दीजिए, 0 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 6 त्रिक 18, 2 20 हो गया, माइनस अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, 10 से 2 8 होता है, देख पा रहे हैं, 3 होगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 10 से 1 9, 1938 है यहाँ पे टोटल, कितने हैं 1938। इधर चले आइए आगे बढ़ते हैं। तथा संस्थान टी और आर से नामांकित जो अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, टी और आर की बात कर देते हैं, तो टी कितना है 8% है और आर देख लीजिए 10% है, 10 और 8 मिलकर 18% है। बट ये 18% क्या होगा बताइए, 18/100 होगा, लेकिन कहां से होगा,
8550 से होगा। 8500 कितने से होगा? 50 से। 8550 से होगा। ए जीरो खत्म कर दीजिए। 5 दूना 10 होता है, 5 एक के 5, 5 सत्ते 35, 5 एक के 5, 2 9 18 होता है, 9 एक के 9, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 एक के 9 और 6 15। इतने तो रजिस्टर्ड थे। अंतर पूछा है दोनों में, पढ़िए। कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। 1938 से आपको घटाना है 1539 को। तो 18 से 9 9 होता है, 12 से 3 3 होता है, 12 से 3 9 होता है और 8 से 5 3 होता है। 399 का डिफरेंस है। ये पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं आपको यह पैटर्न और इस तरह का प्रश्न मैंने कई बार कराए थे डीआई में और विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? सम संख्या मतलब अगर पहली n है तो अगली n+2 होगी, अगली n+4 होगी। अगर हम इस तरह से एकदम ट्रेडिशनल चले जाते हैं तो आप प्रत्येक को जोड़ दीजिए, क्योंकि औसत योगफल हमको डायरेक्टली 78 दिया ही है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो इस हिसाब से हम लोग को आंसर मिल भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n + 4 2 6 बराबर आप 78 कर दो। 3n बराबर आपका 72 हो जाएगा, 6 घट करके, और n बराबर 24 हो जाएगा। मतलब अगर यह संख्या 24 है तो अगली संख्या 26 होगी। ऑप्शन डी इसका राइट सोल्यूशन होगा। लेकिन करने के लिए और भी तरीके थे। जैसे 3 संख्याओं का अगर योगफल हमको 78 दिया है तो जो बीच की संख्या होगी वह इसका औसत होगी। और औसत हमेशा क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर 3 ही संख्या है तो औसत 78 बटा आप कितना कर दो? 3 कर दो। 26 डायरेक्ट हमको बीच की संख्या पता चल जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। तो डी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट है। विश्वास है कि भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। कोड के अनुसार आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसकी वैल्यूज दिया है ए, इसको बी बोला है, इसको सी। हालांकि इसको रीजनिंग में रवि सर भी कराए होंगे, लेकिन देख लीजिए इस प्रश्न का मान क्या होगा। ए बी सी डी ई के द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रश्न क्या होगा? बी प्लस ई है पहले ब्रैकेट में, और यहाँ पर डी प्लस ए है दूसरे ब्रैकेट में, बीच में माइनस है। तो बी और ई को जोड़ना है हम लोग को। तो 4 1 5 हो जाएगा, माइनस डी और ए को जोड़ना है। डी और ए का मतलब 3 और 1 मिलकर के कितना? 3 और 0 मिलकर के 3 होगा। 5 से 3 निकला तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही? 2। तो जो हमारे पास किसका मान था? एक तरह से सी का मान था। मतलब एक प्रकार से आंसर आपका डी ऑप्शन आ रहा है, और 2 है राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का, जो आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा। मिला लीजिएगा अपने अपने आंसर्स को। अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के कंबाइन कॉम्बिनेशन का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है। ठीक है, 5% की दर है, ध्यान से देखिएगा। दर है 5% और समय है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। और यह जो साधारण ब्याज आपको दिया है वो कितना दिया है बताइए? साधारण ब्याज आपको दिया है 1600 रुपए। ध्यान से देखिएगा। अब हमसे कहा है कि उसी धन पर, धन वही रहेगा, 3 साल के बाद दर भी वही रहेगी। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। थोड़ा चाहे तो टेक्निकल भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, कोई ऐसा नहीं। मैंने साधारण ब्याज वाला सेशन जब लिया था तो कहा था दर और समय को कंबाइन कर दो 10%। 10% मतलब 1/10 होगा, अर्थात यह ब्याज होगा, तो मूलधन होगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हो कि मूलधन हमारा, मतलब ब्याज तो अपना दिया ही, अर्थात 1 का मान 1600 है, तो मूलधन अर्थात 10 का मान बोलिए कितना हो जाएगा? 16000। अर्थात प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 16000 है। अब हमारे पास दर तो वही है 5%। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5% का मान होता क्या है? 1/20 होता है। 20 में 1 जुड़ा तो 21 हुआ, 20 में 1 जुड़ा तो 21 हुआ, 20 में 1 जुड़ा तो 21 हुआ। ऐसा पैटर्न ही पढ़ाया गया होगा। अर्थात यह प्रिंसिपल है और यह अमाउंट है। करेक्ट है। तो आप यहां पर देख लो, कंबाइन करके 20 का क्यूब होता है 8000, ये सही है। और 9261 होता है इसका क्यूब 21 का, 9261 होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सीआई होगा। सीआई हो गया 1261। यही आपको फाइंड भी करना है, इसी की वैल्यू को। अब आपको दिया क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। आपको प्रिंसिपल दिया है जो 8000 है, तो हम लिख दें कि 8000 बराबर, 8000 को अगर हम कंपेयर कर लें सीधा सीधा अपने प्रिंसिपल से जो हमारे पास एग्जैक्टली दिया हुआ है, मतलब इस 8000 को लिखो कि 8000 किसके बराबर है? प्रिंसिपल अर्थात 16000 के। और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है जो कि 1261 है। इसका मान 1261 का मान कितना होगा? 2 बार जा रहा है, 2 से गुणा करो, 2 1 के 2, 2 छंगे 12 होता है, 2 दूना 4 1 5, 2 के 2522 है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2522 2522। और अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंबाइन कर दिया तो अब तक बढ़िया प्रश्नों को आप लोग देख रहे हैं। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। एक ड्यूरेशन दिया है। अक्सर ऐसे प्रश्न बैंक में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है।
जैसे कि 12/2 ध्यान से देखना, 2022 की बात है। 12/2 है से 11/2 2023 ये ड्यूरेशन है, इस समय है। कंफर्म हो गया कि यह समय 1 वर्ष है। भाई एकदम एग्जैक्टली देखिए, फरवरी 12 से शुरू हुआ और 11 पीछे वाली फरवरी को खत्म हो गया, 1 वर्ष पूर्ण बीत गया। दर कितनी है? 15%। दर कितनी है बताइए? यही डाउट रहता है कभी कभी, इसमें ऐसा टाइम ड्यूरेशन दे देता है जो महीने में आता है, दिन में आता है, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसमें बहुत ही आसान कर दिया क्योंकि समय को एग्जैक्टली 1 साल दे दिया। दर दिया है 15% और एक मूलधन दिया है 73,000। हमसे पूछा साधारण ब्याज क्या होगा, अभी पीछे वही जो हम डिस्कस किए कि 1 वर्ष को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15% हो गया। 15% बराबर कितना लिखा जा सकता है? 5 × 15, 5 बिसाम में 100। 3 आपका साधारण ब्याज है, 20 आपका मूलधन है। तो यहाँ मूलधन दिया है तो 20 बराबर आप 73,000 कर दो। 3 बराबर क्या होगा? शून्य से देखिए खत्म। 2 × 6 होता है, 2 × 6 12, 2 × 5 10, 0 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 0 0, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 19 की 9 हाथ, 3 × 9 1 10, 10,950 होगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। विश्वास है कि भी समझ में आपको आया होगा, एकदम कंफर्म आप लोग सोल्यूशन मैच करा सकते हैं। एक बात मैंने देखा है, इस चीज को आपने अनुभव किया होगा, जो बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने पेपर दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं जो हमेशा हमको प्रेरित करते हैं पढ़ाई लिखाई के प्रति। हम लोग भी मतलब उनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं। कभी कभी जैसे हमारे गार्जियंस जिनको मैथ नहीं आती है वो हमारा टेस्ट लेने बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं कैसे बनाते हैं प्रश्नों को? प्रश्न देखते हैं, उत्तरमाला में उसका आंसर होता है, ठीक है, वहीं से टिक कर देंगे, इसको करो, इस पन्ने पर ये प्रश्न, इस प्रश्न पर, तो इस प्रश्न को टिक कर दिया। वैसा ही एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया, कोई चैप्टर उन्होंने उठा लिया, जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज उठा लिया, एक प्रश्न पीछे दे दिया, फिर एक पलट कर दे दिया। ऐसे आप पेपर देते चले जाओ, आपको ऐसे ही प्रश्न का पैटर्न दिखेगा। और टाइम एंड वर्क उठाएगा, एक प्रश्न उठा दिया, 2 प्रश्न, एक पन्ने पर एक से ले लिया, दूसरे पन्ने से दूसरा ले लिया। ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर प्रश्न पैटर्न को जनरेट किया गया है, जैसे आप देखेंगे तो क्लियर होगा। अब देखो ये आ गया छूट का प्रश्न, बहुत आसान सा था। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 475 रुपए है। एक वस्तु थी, खरीदने गए, 475 रुपए उसने दाम बताया। हमने कहा भाई कुछ छूट दे दो, उसने कहा 15% की छूट है। 15% की छूट है, हमें नहीं पूछ रहे हमको कितने में मिलेगी। हमने कहा यार सही बताओ, ये 15% नहीं क्लियर होता है, वैल्यू बताइए कितने की छूट है। तो कहेगा इसका मूल्य निकाल दो इसी अंकित मूल्य पर, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होती है। तो इसको 15/100 कर दें, कर दिया, 475 कर दें, करेक्ट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये छूट की वैल्यू एग्जैक्टली आएगी। 5 × 15, 5 बिसाम में 100 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 9 45, 5 5 25 होता है, 3 5 15 हुआ, 3 9 27, 1 28, डिवाइड बाई आप 4 कर दो, 4 7 28, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 71.25 छूट की एग्जैक्ट वैल्यू है जो दुकानदार हमें प्रोवाइड कर रहा है परसेंटेज के रूप में 15%, और रियलिटी में ये छूट हमारे पास 71.25 की है इस अंकित मूल्य पर। प्रश्न डन। अगले प्रश्न पर आइए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कहता है कि 10% की छूट हमारी तरफ से प्रेजेंटेड है, लेकिन वो कहता है भाई देखो एक काम करो, छूट तो ठीक है लेकिन आपको 8% का कर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी एसटी देने पड़ते हैं हम सबको। मतलब छूट तो दिया, छूट के बाद 8%। एक बात दिमाग में रखिएगा, टैक्स जो होता है हमेशा पेएबल अमाउंट पर होता है, तो छूट के बाद जो अमाउंट बना उस पर टैक्स लगता है। तो इसलिए सतत प्रक्रिया पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है कि एक बार तो उसने वस्तु का दाम घटाया, घटाकर उस पर फिर 8% का टैक्स लगा दिया, और इन सब के बाद उसने हमें वस्तु 34,020 रुपए में बेचा। हमसे पूछा कि उसका प्रिंटेड प्राइस क्या था जो उसने दिखाया था। मैंने कहा नहीं था, छूट का एक प्रश्न पहले पन्ने पर पाया, थोड़ा आसान टाइप का, अब दूसरे पन्ने पर गया तो थोड़ा बड़ा प्रश्न मिल गया, तो उसने बढ़िया से पेपर आपको दे दिया बना करके। ठीक है, सबसे पहले 10% की छूट है, 10% की छूट है, फिर 8% का बिक्री कर है ना। चलिए, कर बढ़ता है, छूट घटता है। 10% को 1/10 कहते हैं, लिख सकते हैं 10/100। 8% को 4 दूना 8, 4 25 बार 100, 2/25 कहते हैं। अर्थात अगर वस्तु का अंकित मूल्य हम एमपी माने और सेलिंग प्राइस एसपी माने, तो कहेंगे 10 में से 1 घटकर कितना होगा, बोले 9 होगा, और 25 में 2 जुड़ करके 27 होगा। हमने इसको पेमेंट किया है 34,020 रुपए को, करेक्ट है। हमें इसका मूल्य बताना है, यही प्राइस हमको जनरेट करनी है। आइए करते हैं, 9 से डिवाइड करें, 9 त्रिक 27, 27 और 9 त्रिक 27, 9 चौके 36 नहीं जा, 9 7 34, 7 0, 9 7 63, 9 8 72 0। फिर 9 से काटिए, क्योंकि 27 का पहाड़ा तो मुझे नहीं आता, हो सकता आपको आता हो लेकिन हमें नहीं आता।
9 त्रिक 27 है, 9 चौके 36 होगा, 9 दूना 18 होगा, 0 फिर 3 से काट दिया, 3 एक के 3 हुआ, 3 चौके 12, 140 हो गया। 25 को 10 से गुणा किया 250 हुआ, 250 को 140 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 2 जीरो बढ़ाइए, 14 पंचे 70, शून्य हासिल 7 हुआ, 14 दूना 28, 7 35 हुआ, तो उसका प्रिंटेड प्राइस एग्जैक्टली 35,000 रुपए रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, करेक्ट हल है। अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए औसत का प्रश्न, मैंने कई बार इस तरह के प्रश्नों को कराया है। औसत हम सबको पता है कि योग बटा संख्या होता है। जैसे हमसे कहा दो संख्या, एक है x, दूसरी है 1/x। दो संख्याएं आपको दिया है, x है, दूसरा 1/x है। कह रहा है कि इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो यम है। कितना है? यम है। अगर दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। मतलब हम लिख दें x + 1/x और बटा 2 कर दें तो बराबर यम होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2m इनका योग हो जाएगा। दोनों संख्याओं का जोड़ 2m हो गया। अब इसने हमसे पूछा x² और 1/x² का औसत, इनका औसत क्या होगा बताइए। अगर आपसे मैं कहूं कि औसत निकालो, तो औसत भैया इनको जोड़ो, जोड़कर 2 से भाग करो, यही तो औसत होगा दो संख्याओं का। तो आप ऐसी कंडीशन में है, वहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। x² + 1/x² + 2 होगा, बराबर 4m² हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर 4m² माइनस कितना होगा बताइए? 2 होगा। औसत करना है, बटे 2 करिए, तो इसको भी बटे 2 करना होगा। बटे 2 करते ही वैल्यू देखो तुरंत कितनी हो जाएगी, 4m² - 2 / 2, 2 कॉमन कर लीजिए तो 2m² - 1 / कितना होगा? 2, 2 से कटा, आंसर आ गया 2m² - 1। ये राइट सोल्यूशन होगा, आप लोग मिला लीजिए। डी ऑप्शन में लिखा है 2m² - 1, दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सही उत्तर आपके सामने है। अब अगले प्रश्न पर बढ़िए। 43 डन होता है, 44 पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? यदि 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत 132 दिया है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। कोई बहुत ट्रेडिशनल जाएगा, जैसे क्रमागत सम संख्या का 2 प्रश्न पूछ लिया इसने, एक पहले पूछा था, एक थोड़ा सा बड़ा पूछ लिया। थोड़ा सा इसने आर्डर को चेंज कर दिया, उसको कुछ पहले स्थान पर कर दिया, इसको यहाँ थोड़ा देर ला करके इसने कर दिया। एक संख्या अगर n है तो अगली n + 2 है, अगली n + 4 है, ऐसे बढ़ते चले जाएं तो अगली संख्या लास्ट वाली संख्या तक पहुंच सकते हैं। अभी तो 3 ही लिखा, 9 ही लिखने में क्या ही जाएगा हमारा, लिख सकते हैं। जोड़ दिया, जोड़ करके 132 × 9 करके योग से कंपेयर करके n का मान निकाल सकते हैं। बट मैं बता दूं ऐसे प्रश्नों में 132 का कोई उपयोग ही नहीं है। अगर हमारी पहली संख्या n है, अंतिम संख्या सोचो क्या होगी। अंतिम संख्या कैसे निकलेगा? जैसे पहली संख्या n है, दूसरी संख्या n + 2 होगी, सम संख्या की बात है। दूसरी, तीसरे में n + 4 होगा, करेक्ट है, तीसरे में n + 4 होगा। चौथे में n + 6 होगा, n प्लस क्या होगा? 6 होगा, ये भी सही है। पांचवे में n प्लस क्या होगा? 8 होगा। क्या हो रहा है पता है? जैसे पांचवा है तो 5 दूना 10, 10 में से 2 घटकर 8 हो रहा है। ऐसे 9वां 9 दूना 18, 18 में 2 घटकर के n + 16 होगा। अंतिम संख्या n + 16 होगी। अब सोचो पहली संख्या n है और अंतिम संख्या n + 16 है, अंतर बताइए क्या होगा? अंतर सीधा सीधा 16 का हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट करिए, डी 16 करेक्ट। मतलब कहा ना 132 का कोई रोल ही नहीं है, सीधा सीधा हम लोग पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर डिसाइड कर सकते हैं। बाकी करने को तो बहुत थ्योरेटिकल प्रोसेस है, बट ऐसे ओरल हम लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए एग्जैक्टली 16 है, डी ऑप्शन में दिया है। अगले प्रश्न पर आइए। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की जब वृद्धि होती है, कोई भी वैल्यू जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है, तो हमें अगर एक बजट हमने प्लान किया था, उस बजट में अब हम सामान कम खरीद पाएंगे। जैसे हमने मान लो 1200 का बजट चावल खरीदने के लिए बनाया था घर में, और चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो 1200 में 6 किलोग्राम हम कम चावल खरीद पाएंगे। मतलब इसको ऐसे सोचिएगा, दाम 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 हमारा देखिए कैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है, और दाम के साथ साथ हम दूसरी चीज दाम और मात्रा को कंपेयर करें। पहले तो दाम डिसाइड करो, 25% घटा है, बढ़ा है, घटा, बढ़ा है। 25% 1/4, इसका मतलब अगर पहले का ओरिजिनल और न्यू ये दो हम प्राइस लिख रहे हैं, दैट इज रेट। दाम को रेट माना कि 4 था तो 5 हो गया, ये रेट हमने डिसाइड कर दिया। अगर दाम हमने 4 और 5 के अनुपात में लिखा है, तो मात्रा अपनी क्या होगी पता है? मात्रा हमारी ये ऐसे हो जाएगी, इसका मतलब है उल्टा हो जाएगी। अगर हमारा रेट कम था तो सामान ज्यादा मिलता था, रेट ज्यादा हुआ सामान कम मिलता है। सामान कितना कम हुआ अनुपातिक रूप से? 1। और यहां पर रियलिटी में कितना कम हुआ है? 1200 में 6 किलोग्राम, मतलब 6 किलोग्राम 1200 में। अर्थात ये कैसे कह सकते हैं कि 1200 रुपए में अगर हम खरीदते तो हमें 6 किलोग्राम सामान कम मिलता।
तो अगर हम एक की बात करते तो कितना आ जाता बताइए, 6 दूना 12, 200 आ जाता। एक का मान देखो कितना आ गया, 200। लेकिन आप ये सोच लेना, अगर एक का मान आपका 200 है, ध्यान से सुनिएगा, एक का मान अगर 200 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसे सोचेंगे, क्योंकि यह दाम है, ये दाम है एक का, मात्रा करनी है। ठीक है, मात्रा करनी है तो मात्रा मतलब एक सॉरी रेट हमको निकालना है, तो रेट का मतलब दाम को हम मात्रा से भाग कर दें। 200 को हम किससे भाग कर दें बताइए, 200 को हम 5 से भाग कर दें, 40 रुपए पर केजी उसका ओरिजिनल रेट था, जो कि आपको पहले से कंफर्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया जाएगा। ठीक है, हम इसका दूसरा भी पैटर्न, दूसरा भी तरीका फॉलो कर सकते थे। जैसे ऐसे 4 से 5 हो गया तो 1200 रुपए अगर अपना बजट था तो 4 के हिसाब से खरीदते 300 किलोग्राम मिलता, भाग कर दीजिए, और 5 के हिसाब से खरीदते तो 5 दूना 10, 5 हो गए 240 किलोग्राम मिलता। यहां पर डिफरेंस बताइए 60 का है, रियलिटी में डिफरेंस 6 का है, तो 1 बराबर 10 है। पहले का रेट देखो 4 है, अब का रेट 5 है, तो 4 बराबर 40। ऐसे भी बता सकते थे 40 रुपए पर केजी पहले का रेट था, अभी का रेट बढ़ करके 50 हो जाएगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 45वां आपका डन होता है, जो 40 रुपए पर केजी होगा, अर्थात पहले का रेट आपको कंफर्म हो गया है। आशा करता हूं आपको क्लियर समझ में बातें आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस तरह के मासा पूछ लिया है तो ठीक ही है, पुलिस का एग्जाम ही है, कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास है 0.05, 0.5 है, 0.25 है और 1.25 है का हमसे मासा अर्थात एचसीएफ पूछा है। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी होती है या उससे भी छोटी होती है। सबसे पहला काम, सबके दशमलव गायब करिए। दशमलव जब गायब किया तो इसको हमने 2 स्थान पर था, इसका भी 2 स्थान बना दिया, ऐसे बना दिया। ये तो ऑलरेडी 2 स्थान पर था, ये भी 2 स्थान पर था और ये भी 2 स्थान पर था। करेक्ट है, सबके 2 स्थान कर दिए। अब सबका दशमलव खत्म कर दीजिए, 5 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया। अब सोचिए सबसे छोटे के पास गए, सबसे छोटा 5 सबको काट देगा। जब सबको काट देगा तो 5 मासा हुआ, लेकिन दशमलव लगाना पड़ेगा 2 स्थान पर। 2 स्थान पर लगाएंगे तो 0.05 ही इसका एचसीएफ होगा, जो आपको देखिए 0.05 सी ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन 0.05 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम भी अगले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न पर आइए। सबसे छोटी वह संख्या जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से भाग करे तो प्रत्येक दशा में क्या शेषफल आए, 3 शेषफल आए। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आए। तो आपको सबसे पहले एक संख्या यन सोचना है। ठीक है, यन सभी दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए और उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो जाकर आपका रिजल्ट होगा, आंसर होगा। इसका मतलब सारे ऑप्शन 3 ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं, तो सब में 3 कम करिए तो यह 501 होगा, यह 507 होगा, यह 504 होगा और यह 400 कितना हो जाएगा, 3 कम करने पे 98 होगा। मुझे भाज्यता चेक करनी है। भाज्यता मतलब सबसे अब कटना चाहिए। 9 से कट जाए तो इसका मतलब सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। 5 1 6 होता है, 7 5 12 होता है, 5 4 9 होता है, ले लीजिए 8 4 12 9 21, कोई नहीं कट रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। तो 504 यहां होगा, 504 यहां होगा, मतलब सबसे कटेगा। अभी 9 से भी कट गया, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। बट इसमें 3 जुड़ा था तो जुड़ करके यह संख्या देखो 507 दिया था। 507 को हम भाग करेंगे प्रत्येक से तो शेषफल सब दशा में 3 ही प्राप्त होगा। तो इसका सही तरीका यही था। बाकी एक प्रोसीजर था कि आप सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 3 जोड़ दो, बात वही हो जाती। अगले प्रश्न पर आइए। 30 टेबल का लागत मूल्य, 30 का जो सीपी है, 30 का जो सीपी है वो 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 का एसपी है, 40 का एसपी है। तो हानि परसेंटेज पूछ रहा है कि हानि परसेंटेज क्या होगा। आप ऐसे थोड़ा काट पीट दीजिए तो 3 का सीपी हो गया, 3 का सीपी है, 4 का एसपी है, 3 का सीपी है, 4 का एसपी है। सीपी और एसपी का कंपैरिजन हो गया, 4/3 हो गया। मतलब 4 में हमने खरीदा, 3 में बेचा, तो पक्का हानि हो रही कितने की, 1 की। और हम सब जानते हैं कि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होते हैं। हानि तो तय हो गई, 4 में खरीद कर 3 में बेच रहे हो तो 1 रुपए की हानि है। 1 गुणे 100 बटे किस पर हानि है, 4 पर, 25% की हानि है। तो 25% डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग सभी लोग उतार लीजिए। करेक्ट हल आपके सामने है। अगले प्रश्न पर आइए। एक फल विक्रेता, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह का प्रश्न भी कराया गया है। एक फल विक्रेता ₹10 में 4 की दर से, ₹10 में 4 मतलब 10 रुपए में 4 संतरे, संतरे ही है, और
फिर क्या करता है, उतने ही मतलब संख्या, क्वांटिटी जो वहां खरीदा था, कहीं वो थोक विक्रेता के पास गया, उसने वहां पे जो भाव देखा वो 10 रुपए में 4 संतरे मिल रहे थे। किसी दूसरे विक्रेता के पास गया, क्योंकि वहां पर देखा तो उसको मार्जिन अच्छी मिल गई, 10 में 5 संतरे मिलने लगे, तो उसने जाके वहां से भी उतने संतरे खरीद लिए और लाया अपनी दुकान पर, अपने ग्राहकों को 20 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिया। उसका हानि या लाभ का परसेंटेज बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 10 रुपए में 4 संतरे उसने पहली जगह से खरीदा है, तो 1 रुपए में, जैसे ऐसे देखा करिए कि ये 10 रुपए, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई सामान हम खरीदें, कुछ वैल्यू, कुछ दाम पेमेंट करें, और संख्या अगर पता है और दाम पता है, तो हम प्रत्येक सामान का रेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 200 रुपए में मैंने 20 पेन खरीदी, तो हर पेन की प्राइस 10 रुपए थी, 200 बटे 20 किया। उसी प्रकार से 10 बटे 4 कर दे, यहाँ पर एक सामान का मूल्य हो गया, एक संतरे का मूल्य हो गया, और यहाँ पर 10 बटे 5 करने से एक संतरे का मूल्य हो गया। ये दोनों क्रय मूल्य हैं, और लाकर उसने बेचा 20 रुपए में 9, ये 20 बटा 9 कर दिया, तो यहाँ से विक्रय मूल्य हो गया। थोड़ा सा इनको आसान कर लीजिए, 10 एक के 10 होगा, 10 एक के 10 होगा, आसान कर लेना चाहिए, 10 दूना 20 होगा। यहां से एलसीएम सोचिए, इन तीनों का एलसीएम सोचेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है 4 गुणे 5 गुणे 9 है, करेक्ट है ना, करो मल्टीप्लाई से रहने देते हैं। अब 4 से खत्म करिए, 9 पचे 45 हो गया पहले का क्रय मूल्य, 5 से खत्म करिए, 9 चौके 36 हो गया दूसरे का क्रय मूल्य। यहां पर देखिएगा 9 खत्म करेंगे, 5 चौके 20 होगा, लेकिन 2 से गुणा करना पड़ेगा, 20 दूना 40 होगा। यहां सोचिए कि एक संतरा है, यहां एक संतरा है, तो 2 संतरों का क्रय मूल्य हो गया जो कि 81 हो जाएगा। यहां पर यह एक संतरे का विक्रय मूल्य अगर 2 कर दीजिए, 2 से गुणाते दो संतरे का विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। अब सोचो 81 में खरीदकर 80 में बिका है, तो हानि तो है एक की हानि है, किस पर है, 81 पर। तो हानि का हम परसेंटेज बनाएंगे, 1 गुणे 100 बटे 81 करेंगे, 81 एक के 81 19 बार जाएगा बटा 81%, एक सही 19 बटा 81%, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। देखिए ऊपर भी है, सेम डेटा है, बहुत सारे लोग गलती से उसको भी लगा सकते हैं, लाभ परसेंटेज लिखा है एक सही 19 बटा 81, लेकिन हमको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आंकड़े तो आ गए, बट हम हानि परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखा करिए इस तरह के प्रश्नों को। 49वां डन होता है, आशा करता हूँ समझ में सबको आ गया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नंबर को देखिए 50वां। निखिल और रीतू की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रीतू दोनों को मिलाकर कुल मासिक बचत 10,000 रुपए की है, तो प्रत्येक की मासिक आय हमसे पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपने पढ़े भी थे। एक है निखिल, एक है रीतू, ठीक है। इनकी हमको आय का अनुपात दिया है, वो कितना है, 2:1, अर्थात निखिल अगर 2 कमाता है तो रीतू उसका आधा ही कमाती है। यहाँ पर उनके 5:3 के अनुपात में उनके खर्च के अनुपात हमको दिए हैं, खर्च का अनुपात 5:3 के फॉर्म में दिया है, और उनकी जो बचत है वो 4:1 के अनुपात में है। देखो 4:1 के अनुपात में उनकी बचत दी गई है। हम चाहें तो यहाँ से बाकी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन तो कर ही सकते, लेकिन वो वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वैल्यू तभी डिसाइड कर पाएंगे जब इसका उपयोग करेंगे। और यह जो आंकड़ा है 10,000 रुपए दोनों की बचत, वह किसी इंडिविजुअल की बचत नहीं है, वो अलग अलग बचत है। उस अलग अलग बचत का उपयोग करिए। आप कैसे करिए कि यहाँ पर इसकी बचत 4 है, तो इसकी बचत कितनी है, 1 है। अनुपाती पदों को जोड़ें, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की बचत कंबाइंड है, ठीक है। अगर सिंगल की होती तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते, तो 4 1 मिलकर 5 होगा, 5 बराबर 10,000 लिखिए, 1 बराबर 2,000 हुआ। अगर 1 बराबर 2,000 तो इसकी बचत है 2,000, और इसकी बचत बोले कितना हो जाएगा, 4 का मान कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है। इसकी बचत हो गई 8,000, तो यहाँ पर 8,000 और 2,000 इनकी बचत आ गई। अब हम लोग को डिफाइन क्या करना है, अब हमको प्रत्येक की आय बतानी है। मैंने ऐसे प्रश्न कराए थे, याद होगा कि निखिल और रीतू की आय का अनुपात 2:1 है। यदि निखिल अपने आय में से 8,000, रीतू अपनी आय से 2,000 खर्च करती है, तो दोनों के बचत करती है, तो दोनों के खर्च का अनुपात 5:3 हो जाता है। अब आप देखो, उनकी आय का अनुपात 2:1 दिया है, उनके खर्च का अनुपात क्या दिया है, 5:3 दिया है। यह 8,000 रुपए खर्च करते हैं, बचत करते हैं, क्योंकि ये देखो आय है और ये क्या है भाई, ये खर्च है। हमने कहा ये 8,000 की बचत करता है निखिल, और रीतू करती है 2,000 की बचत। तो ऐसे प्रश्न क्रिस क्रॉस मेथड से अप्लाई करके हम लोग कर सकते थे, और इसका प्रोसीजर मैंने कराया था। ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, 2x और 1x मानकर 8,000 और 2,000 घटाकर इसके समतुल्य इसको करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी केस में क्रिस क्रॉस फॉलो करो। 3 दूना कितना होता है, 6, 5 1 के कितना होता है, 5, 6 5 का डिफरेंस कर लीजिए। इधर देखिए 5 दूना होता है 10,000, ठीक है, और 3 8 होता है 24,000। 24,000 और 10,000 में अंतर कितना हो जाएगा, 14,000।
ठीक, तो एक की तुलना तुरंत 14,000 से कर दीजिए। एक बराबर कितना? 14,000। अगर एक बराबर 14,000 तो निखिल की आय कितनी है? 2। 2 बराबर निखिल की आय कितनी हो जाएगी? 28,000। 28,000 हो गई। और रीतु की आय तो एक का ही मान है, तो रीतु की आय एक ही होगी जो 14,000 के बराबर होगी। वो तो स्पष्ट था, अगर 28,000 निखिल कमाएगा तो आधा उसका कमाना तय है रीतु का। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 28,000 और 14,000 बढ़िया प्रश्न था, लेकिन मैंने ऐसे प्रश्न कराए थे, आपको याद होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 50वें का 28,000 और 14,000 करेक्ट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये रिपीट क्वेश्चन वही लिखा है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। जितनी आवश्यकता थी, पूर्णांक हमेशा हम सब जानते हैं कि 100% पूर्णांक होता है। 100% के इस पूर्णांक में एक बच्चा 20% पाता है और 20% पाकर 5 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर हम 5 अंक उसको और दे दें तो वह पास हो जाएगा। दूसरा छात्र क्या करता है? 30% का स्कोर करता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे 20 नंबर ज्यादा प्राप्त कर लेता है। अगर 20 घटा दे तो भी ये पास हो जाएगा। दोनों अपने पूर्णांक पर पहुंच जाते हैं, अर्थात दोनों बराबर हो जाते हैं। परसेंटेज को एक तरफ कर दो तो 10% हो जाएगा, और 10% इसको इधर लाए तो 25 हो गया। 10% बराबर कितना हो गया? 25। अब हमसे ये नहीं पूछा कि किसका अंक क्या है, पहले छात्र का या दूसरे छात्र का। पूछा गया है परीक्षा को पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब सोचिए, 10% का मान अपने पास 25 आया है। पास होने के लिए अगर अंक की हम आपसे वैल्यू पूछे कि कितना अंक जरूरी है, तो किसी एक का अंक निकालो, चाहे पहले का चाहे दूसरे का। अगर हम 20% निकालेंगे तो 20% निकालेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा। भाई 10% का मान आपको 25 दिया ही है, 20% का मान 50 हो जाएगा। तो पास होने के लिए 5 और जोड़ दें, अर्थात 55 नंबर पाएगा कोई छात्र तो पास होगा। यह 55 कितना परसेंट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहेंगे भाई जब अपने को 10% का मान क्लियर है, वो कितना है बोलो? 25। ठीक है, तो 25 का मान एक तरह से 10% है, तो 55 जो पास होने के लिए आवश्यक अंक है उसका मान कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 होता है, 5 11 बार 55 होता है, 5 दूना 10 होता है, 11 दूना 22। 22% अगर कोई छात्र पाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। परीक्षा में पास होने के लिए 22% अंकों की आवश्यकता है। तो राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन इस प्रश्न का बन रहा है, एकदम एग्जैक्टली नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए। 2 प्रकार के चावल हैं। एक चावल का रेट बहुत सस्ता है फिलहाल, हाँ, 11 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरा 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। दुकानदार ने दोनों को कैसे मिलाया कि उनका जो फाइनल में रेट हो वो 17 रुपए। हमने इससे स्टैंडर्ड प्रश्न कराया है, बेचने पर भी कराया है। ठीक है, तो फिलहाल मिलाने के बाद, जैसे 11 वाला चावल एक प्रकार का चावल था, दूसरे प्रकार का चावल था, 11 की रेट से था, यह 21 की रेट से था। हमने इनको ऐसा मिलाया, ऐसा मिश्रण प्राप्त किया कि जो फाइनल रेट हो जाए वो 17 हो जाए। ठीक है, ऐसा एलिगेशन प्रोसेस से ही हल किया जा सकता है। आप सीधा एलिगेट करिए, इसका इसका डिफरेंस करिए, इसका इसका डिफरेंस, 6 का डिफरेंस आएगा और 17 4 21 4 का डिफरेंस आएगा। तो यहां पर हम 2 दूना 4 कर देते हैं, 2 तिया 6 कर देते हैं, 2 अनुपात 3 का अनुपात बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। 2 रेलगाड़ियां हैं, 59 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी देखो ऐसे है, थोड़ा स्लो है, इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक दूसरी रेलगाड़ी है जो थोड़ा सा फास्ट है, इसकी स्पीड कितनी है बताएं? 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। नियम क्या होता है कि जब कोई रेलगाड़ी समान दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को पार करने के लिए इफर्ट करती है, अपनी चालों के आधार पर। चालों का जो डिफरेंस होता है वही पार करने में एक दूसरे को हेल्प करता है। हमने कहा, देखिए यहां पर डाउट आएगा लोगों को, तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी जो तेजी से चल रही है, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार, यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, इसलिए रेलगाड़ियों की लंबाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्यक्ति को पार करने में कह रहा है कि पार करती है 16 सेकंड में, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बता दो क्या होगी। सबसे पहले व्यक्ति को इसलिए पार कर पाएगी कि इसकी चाल 59 है, इसकी चाल 32 है, तो समान दिशा में चालें घट जाती हैं। जो डिफरेंस होगा चालों का वो 59 माइनस 32 होगा, जो आ जाएगा 7 से 2 9 होता है, और 7 से 2 7 9 से 2 7 होता है, 5 से 3 2 होता है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा यही पार करने में हेल्प करी। और कितने सेकंड में पार कर लिया? 16 सेकंड में पार कर लिया। ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड है।
यहाँ पर चाल का भी कन्वर्जन हमको बहुत ही फोकस करना होगा। हम सब ने पढ़ा है कि अगर कभी किलोमीटर प्रति घंटे में है कोई डेटा, उसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 दूना 18 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 7.5 आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ऐसे रहने देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इसको 15/2 क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड है। अब कोई रेलगाड़ी इस गति से चल रही है, एक व्यक्ति को अगर 16 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, हम सब ने खूब अच्छे से पढ़ा है कि रेलगाड़ी जब भी कभी किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंभे को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो अपनी लंबाई मतलब दूरी, उसकी लेंथ बराबर रेलगाड़ी की चाल कितनी निकाला, 15/2, और कितने समय में, 16। 2 अट्ठे 16 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। जो ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही दिया है, ये ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। एग्जैक्टली आप नोट कर सकते हैं। रेलगाड़ी का प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर रेलगाड़ी है। मैंने आपको क्या समझाया, उसने चैप्टर खोला और उसका एक प्रश्न से मन नहीं भरा तो उसने एक दूसरा प्रश्न और भी उठा के दे दिया। तो इस प्रकार से उसने पेपर पैटर्न बनाया है, जो ठीक ही है, अच्छा है। 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। जब रेलगाड़ी कभी किसी पुल को, सुरंग को खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई में उसकी लंबाई को जोड़ देती है। 67 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी पुल को, सुरंग को पार करती है। ये सुरंग थी जिसकी लेंथ 33 थी। ये रेलगाड़ी थी जिसकी लंबाई हमको पता थी 67 है। कितने सेकंड में पार किया, 10 सेकंड में पार किया। ऐसे में हम रेलगाड़ी की चाल बता सकते हैं। क्या, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, सेकंड लगा। रेलगाड़ी की जो लंबाई है और पुल की, सुरंग की लंबाई है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 67 प्लस 33 डिवाइड बाई, अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो यहां पर 100 बटे कितना हो गया, 10, अर्थात रेलगाड़ी की चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े, अब यहां पर एक प्लेटफॉर्म है बड़ा सा ऐसे, जिसकी लेंथ है 65 मीटर, और इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा था हम लोग की जगह पे। देखिए आज लोग पेपर देने आप लोग आ जा रहे हैं तो आप लोग अनुभव कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया तो पार करने में लगा समय। फिर मतलब इस लेंथ का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जैसे पीछे वाला जो प्रश्न था उसमें उस रेलगाड़ी का कोई उपयोग नहीं था, वैसे इस प्लेटफॉर्म की लेंथ का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी आएगी। जिस रेलगाड़ी की अपनी एक लेंथ है, उस लेंथ मतलब कितनी थी बताएं, 67 मीटर थी। यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा था। उसने उस व्यक्ति को पार किया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल करके। कितना समय लगेगा, सीधा सीधा अपनी ही लंबाई अर्थात 67 को 10 से भाग कर दीजिए, 6.7 सेकंड में रेलगाड़ी क्या कर लेगी, प्लेटफॉर्म पर खड़े उस व्यक्ति को आराम से पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 6.7 सेकंड लगेगा व्यक्ति को पार करने में। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, ठेकेदारी वाला प्रश्न मैंने कराया था उसी पैटर्न पर है। भारतीय रेलवे फिर से एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, 200 मजदूर लगाए। 50 दिनों में जाकर देखा तो केवल 1/4 काम पूरा हो पाया। ठीक है, तो अब हमें पूरा काम करना है और समय से करना है। समय मतलब जितना हमने समय दिया था, अगर रेलवे ने एक काम को इतना श्रमिकों को दिया था तो उसका टारगेट था 150 दिन में पूरा करना है, लेकिन 50 दिन अर्थात 1/3 समय बीत जाने के बाद पता चलता है कि 1/4 ही काम हुआ है। यही तो है, 25% काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है। तो अब उसे और कितने मजदूर नियुक्त करने हैं जिससे कि काम हमारा यथावत समय पर हो पाए। एक सूत्र होता है, सबने पढ़ा होगा, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 बराबर क्या होता है, m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। इस फार्मूले, इस पैटर्न का उपयोग करके हम लोग इस प्रश्न का सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमने कहा कि पहले कितने मजदूर थे, 200 थे। कितने दिनों तक काम किए थे, 50 दिनों तक। कितना काम किए थे, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। करेक्ट। अब कह रहा है कि हमारे पास कितने मजदूर हो जाएं, पता नहीं। दिन कितने बचे हैं भाई, 150 दिन की बात आपने की थी, 50 दिन बीत चुका है। कितना बचा, 50 घटा दीजिए, 100 दिन ही बचे हैं। काम कितना पूरा कराना है भाई, 25% अगर पूरा है तो 75% काम और बचा हुआ है। कितने आदमी लग जाएंगे, 25 × 25, 25 या 75। 100 से डिवाइड करो, 200। ठीक है, 200, 100 हुआ, 100 गुणे 3 कर दें। मजदूर लगेंगे 300। 300 मजदूर होंगे तो ही टाइम से हो पाएगा। 200 तो आपके पास थे ही, हमें जो नए नियुक्त करने हैं वो बताइए। 300 में से 200 घटा दीजिए, 200 थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग। 100 मजदूर हमें अतिरिक्त अभी और नियुक्त करने होंगे, तब जाकर के टाइम से हमारा कार्य डन हो पाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 100 मजदूर है। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए।
12 पुरुष, फिर देखिए फिर आया ना प्रश्न टाइम एंड वर्क का। हाँ, ऐसा प्रश्न फरवरी वाली परीक्षा में पूछा गया था। 12 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे? 12 पुरुष होते हैं और 18 महिलाएं होती हैं, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 9 पुरुष होते हैं और 18 महिलाएं होती हैं, 18 महिलाएं होती हैं, वही काम 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां पर पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात करना होगा। 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 5 से मल्टीप्लाई करिए। 12 पंचे 60 मेल प्लस 18 पंचे 90 फीमेल या वुमेन, 6 9 54 मेल प्लस 18 छक्के 108 वुमेन। ठीक है, मेल को एक तरफ करिए, 60 से 54 घटा दीजिए, 54 था ना, 9 छंगे 54, तो 6 आदमी बराबर यहां पर हो जाएगा तो 18 औरतें। अर्थात आदमी तथा औरत की जो क्षमता है 6 के 6, 6 3 18, 3:1 के फॉर्म में है। मतलब आदमी अगर 3 काम करेगा 1 यूनिट समय में, तो औरतें केवल 1 ही काम कर पाएंगी। आदमी तिगुना क्षमतावान है। अब कह रहा है उसी काम को, चाहे इस पेयर को उठा लें चाहे इस पेयर को उठा लें, बात एक ही है। चलिए हम छोटा था इसी को उठाते हैं। 9 आदमी हो, 18 औरतें हों, जिस काम को 12 दिनों में कर लेते थे, वही काम कराने के लिए अब मुझे 2 पुरुष मिल रहे हैं और 3 महिलाएं मिल रही हैं। 2 पुरुष मिल रहे हैं और 3 महिलाएं मिल रही हैं, तो बोलिए काम अपना कितने दिनों में पूर्ण हो पाएगा? ये आपका सोल्यूशन करना है। एक आदमी का एक दिन का काम 3 है, औरत का 2 है। 9 त्रिक 27 कर दीजिए, 18 1 18 कर दीजिए, बराबर यहां पर गुड़े 12 कर दीजिए। गुड़े क्या कर दीजिए? 12 कर दीजिए। बराबर इसको देखिए, 2 गुड़े 3 6 कर दीजिए, 6 कर दिया और 3 1 के 3 कर दिया, 6 3 9 हो गया, डी हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, इसको जोड़िए तो 8 7 15, 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, गुड़े 12 कर दीजिए और यहां पर आपका 9 है, गुड़े डी है, 9 पचे 45 है, 12 पंचे 60, 60 दिन में कार्य पूर्ण होगा अगर 2 पुरुष और 3 महिलाएं आप काम पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, नोट कर लीजिए, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए। 12% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? सॉरी 12.5% है। दुगना होने का मतलब प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाए, मतलब 1 से कितना हो जाए? 2 हो जाए। 1 से 2 होने का मतलब कितना बढ़ रहा है? 1। 1 क्या है बोलिए? ब्याज है। 1 है ब्याज। दर क्या है आपकी? दर है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। समय का मतलब टी, समय का मतलब टी, टी को इसी के साथ मिला दे, t/8 हो जाएगा। कंफर्म, टी बटा क्या होगा? 8। ये आपका ब्याज है और ये आपका मूलधन है, करेक्ट है। ये ब्याज है और ये क्या है? मूलधन है। तो हम लोग यहाँ पर टी लिखें बटा 8 लिखें। यहाँ पर ब्याज कितना है? 1 है और मूलधन कितना है? 1 है। ठीक है, टी बराबर बोलिए कितना होगा? 8 होगा। जो मैंने जैसे पढ़ाया उसी हिसाब से मैंने हल किया। 8 वर्ष का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही दिया हुआ है। 8 साल में 12.5% की दर से कोई धन चक्र साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो 97 का राइट सोल्यूशन आपका 8 साल आ रहा है, नोट करिए, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए। ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 3 पर्सन है ए, बी, सी। औसत वजन कितना दिया है? देखिए एवरेज, यहां लिख देता हूं, एवरेज है 60 है। ठीक है, जिसमें ए और बी का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। बी और सी प्रीवियस ईयर एकदम बेस क्वेश्चन है। बी और सी का 70 है। अब हमसे बी का वजन पूछ रहा है। प्रश्न पढ़िए, बी का वजन बताओ क्या होगा। एकदम ट्रेडिशनल कर लें, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न तो है नहीं। योग निकालें भाई, 3 लोग हैं यहां पर तो योग होगा 180। 2 लोग हैं यहां पर तो होगा 60। 2 लोग हैं यहां पर 140। ठीक है, यहां अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो स्थिति ऐसे होगी, ए होगा, बी होगा और बी 2 बार होगा तो सी लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए। ये देखिए, और जुड़कर कितना आएगा? 200, करेक्ट है। जिसमें इसका मान कितना है? 180। 180 जाकर घटेगा तो सीधा बी का मान आएगा, बी बराबर 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम यहां पर राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। तो 20 किलोग्राम बी का भार है, एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। क्लियर है? ऐसा कोई प्रश्न बहुत दिक्कत नहीं देने वाला है, आराम से किए जाने वाला प्रश्न है। 40 छात्रों की एक कक्षा में ये वेन डायग्राम का 2 प्रश्न आया था। एक प्रश्न 3 फिगर पर आधारित था, एक 2 फिगर पर। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं। 40 छात्रों की कक्षा थी, क्रिकेट खेलना और टेनिस खेलना 2 प्रकार के गेम थे। 15 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 15 ही टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेलते हैं। इसका मतलब क्रिकेट, अगर केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या पूछा जाए
तो 10 हो गई। ऐसे ही केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या पूछा जाए तो 10 हो गई। अब इसने हमसे पूछा है कि तो उन छात्रों का की संख्या बताना है जो किसी खेल में प्रतिभाग नहीं करते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या। अगर हमसे पूछा जाए कितने छात्र कोई ना कोई खेल खेलते हैं, तो संख्या हो गई 25। 25 छात्र ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। छात्रों की संख्या कितनी थी? 40। 40 में से अगर 25 खेलने वाले हैं तो 25 घटा दीजिए, तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कि कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन हम लगाएंगे इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। प्रश्न आपका कंफर्म हो गया होगा, 101 डन होता है। तो आइए देखिए, एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न है आपके सामने, जो भी बहुत शानदार सा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% के लाभ पर अभी तक बेचा था, या जो घोड़े को हमेशा बेचता था, उसका घोड़े का बेचने खरीदने का कारोबार होता था। यदि वह उसको 35% कम में खरीदता और 732 कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता। मैंने इस तरह के प्रश्न आपको कराए होंगे। डेटा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कैलकुलेटिंग है, लेकिन आराम से अगर कोशिश करेंगे तो हल हो जाएगा। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, ऐसे के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य लिखिए और विक्रय मूल्य लिखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अगर 25% लाभ पर बेचता है, मतलब पहले 100 में बेचता था, 100 में खरीदता था सॉरी, और 25% के लाभ अर्थात 125 में बेचता था। अब उसने उसको 35% कम दाम में खरीदा, अर्थात 35 अगर हम इसमें से कम कर दे, ऐसा आंकड़ा होता है जिस पर हम परसेंटेज को बढ़ाना घटाना बहुत आसान होता है। 35% अगर कम में खरीदा तो 65 में खरीदा, और इसको उसने क्या किया, 36% के लाभ पर बेचा। तो 65 गुणे 36 नहीं 136 कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए। अब देखिए, जैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह मान कितना आ जाएगा, यहां पर अब इसका मल्टीप्लीकेशन करें भाई, या तो 65 का 136 से और 100 से हम इसको भाग करें तो यह आ जाएगा 88.4। मल्टीप्लीकेशन करके 100 से भाग करने पर आप इसका सोल्यूशन करिए, 8840 इसका प्रोडक्ट होगा, 100 से भाग करिए 88.4 आएगा। मतलब स्थिति यह है कि 65 में खरीद कर 88.4 में बेचा गया है। अब सोचो, सबसे पहले कितने में बेचा जाता था? 125 में, 100 में खरीद कर। आज कितने में बेचा जा रहा है? 65 में खरीद कर 88.4 में। ग्राहक को तो अच्छा ही, उसको लगेगा पहले हम 150 125 देते थे, अभी 88.4 ही दे रहे हैं। डिफरेंस कितने का आया बताइए? अगर हम इसका सोल्यूशन कर दें, इसमें से हम 125 से इसको घटा देते हैं। देखिए, 125 से हम कितना घटा देते हैं? 88.4 को। 4 घटाया, 10 से 4 6 आता है, 14 से 8 6 होता है, और 11 से 8 33.6 का डिफरेंस है, 36.6 का डिफरेंस है। और रियलिटी में डिफरेंस कितने का है? 732 का है। आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्रीवियसली कितना होता था? 100। तो 100 का मान हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। दशमलव हटाएं, 0 बढ़ेगा, 2 बार जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का 100 से गुणा कर दीजिए, 2000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आसानी से इस तरह का प्रश्न देखिए हल कर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कैलकुलेशन पर, बाकी बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है। अब अगले प्रश्न पर आइए। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? सबको पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है? 250 है। चाल कितनी है? मतलब 50 है, 50 से भाग कर दीजिए, 5 घंटे का कुल वक्त लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आराम से देखिए, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाए तो कर सकते हैं। पुलिस का एग्जाम है, हम लोग इस तरह से मतलब बहुत भौचक्के ना हो जाए कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़िए। पाई चार्ट एक और दिया हुआ था, इस पाई चार्ट का भी एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए और इसका भी सोल्यूशन कर डालिए। देखिए कितना आता है। दिए गए पाई चार्ट में वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों करोड़ में दर्शाता है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अपनी चरण 2 परियोजनाओं के लिए एकत्र योजना बना रहा है, जिसमें बाजार से ऋण ग्रहण करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना, एसपीबीएस में खर्च करना, टोल में खर्च करना, वार्षिकी में। इस तरह से उसने अलग अलग खर्च करने का बजट प्लान किया। एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए, मतलब टोल के लिए कितना वैल्यू लिया है? 4910, इतना उसने डिसाइड किया। लेकिन उसने कहा कि अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान भी रखना है। मतलब इस वैल्यू को तो लेना है, लेकिन विथ टैक्स लेना है। अगर कमीशन के साथ लेगा तो आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्रित करने की अनुमति दी जाएगी? तो 20% इस पर बढ़ा दीजिए, 120/100 होगा। ये शून्य खत्म, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10 होता है। अब 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 9 45, 45 4 1 5 8 40, 5 2 10, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12, 6 8 48, 49 की 9 हासिल 4, 6 9 54, 54 4 कितना होता है? 58। 5892 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए।
जिस तरह से देखिए सभी प्रश्न डन होते हैं, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। ये हमारा शिफ्ट 1 था जो आज 23 अगस्त को पेपर हुआ था यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका प्रश्न सही हो। आप अपने आंसर जरूर हमें मेंशन कर देना कि कितने में कितना आपका सही हुआ है। किसी प्रश्न में डाउट दुविधा हो, मैंने अपने हिसाब से तो सही ही किया है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बता देना। मैंने भी अपने लेवल पे जो पॉसिबल था अच्छे से करने की कोशिश करी है। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर लीजिएगा अपने लेवल पर, रीच दे दीजिएगा और अच्छा लगे तो आप अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। मुलाकात अगली सेशन में होती है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।